गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 11 फिजिक्स में सर्कुलर मोशन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही हेल्पफुल है। जब आप रोटेशनल मैकेनिक्स को पढ़ने जाएंगे तो उसमें सर्कुलर मोशन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर को शुरू किया जाए। तो चैप्टर हमारा है बच्चों सर्कुलर मोशन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में एक ये टॉपिक करके दिया होगा। ठीक है, बाकी जितने भी रेफरेंस बुक हैं, अच्छी अच्छी बुकें हैं, एस सी वर्मा, डी सी पांडे, जो भी बुकें हैं उनमें एक ये चैप्टर करके दिया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमको इसको सेपरेट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि हमको सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। मतलब कोई पार्टिकल क्या कर रही होगी, गोल गोल घूम रही होगी। ठीक है ना, एक चक्कर लगा रही होगी, बेसिकली रिवॉल्व कर रही होगी ऐसे। ठीक है ना, क्लियर। अब इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, और कुछ नए टर्म भी इसके साथ अटैच होंगे क्योंकि पार्टिकल सीधे तो चल नहीं रही है। ठीक है ना, तो जो भी हम इसमें चर्चाएं करेंगे वो सर्कल से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, मतलब अब कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, मान लीजिए समझने के लिए बता दें कि मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पर है, तो अब इसको एक्स वाई में तो आप पोजीशन इसका डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसका मोशन कैसा है, सर्कल में। यानी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो सर्कल में अगर किसी पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं पे, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। क्लियर, तो इसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों एंगुलर पोजीशन। क्या नाम देते हैं, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन से इसको कंपेयर करके चलते रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करते थे बच्चों, किसी पार्टिकल को स्पेस में अगर रिप्रेजेंट करते थे तो उसको क्या कहते थे, पोजीशन वेक्टर। याद है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो उसका कोऑर्डिनेट होता था ना एक्स कमा वाई कमा जेड, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, पोजीशन वेक्टर से। ये हमारा स्ट्रेट लाइन में ये सारी चर्चाएँ होती थी। लेकिन अब चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो उसमें हम लोग एंगल हो गया किस पोजीशन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर पोजीशन से। अब जैसे इसमें क्या होता था कि अगर ये पोजीशन चेंज होकर यहाँ पर आ गई, ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं R1 है और ये नया पोजीशन R2 है, तो चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। याद है आपको, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता था। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसी तरह सर्कुलर मोशन में एंगुलर पोजीशन के चेंज को, ठीक है ना, मान लेते हैं ये θ1 है और कुछ समय के बाद ये θ2 पोजीशन इसकी चेंज हो गई। क्लियर, तो अब ये जो चेंज आया बच्चों, ये जो चेंज आया, आप डेल्टा थीटा लिख लो या थीटा लिख लो, ध्यान से देखो, डेल्टा थीटा क्या हो गया हमारा, θ2 माइनस θ1। क्लियर है, तो ये चेंज है ना, किस में चेंज है बच्चों, एंगुलर पोजीशन में। चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या हो गया हमारा, खुद से बताइए, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या हो गया बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, आप एनालॉजी से इसको याद रखोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, कुछ नए नए टर्म आपको जरूर इसमें मिलेंगे, लेकिन उसको याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। ठीक है, आप सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन से कंपेयर करके टर्म को याद रख सकते हो। चलो, अब यहाँ पे समझने एक वाली बात है कि हमारा पोजीशन वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये भी पोजीशन ही वेक्टर है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, उसी तरह हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, तो अब इसका डायरेक्शन क्या देंगे, इसमें तो डायरेक्शन समझ में आता था क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होती थी। इसमें तो ये पोजीशन हर जगह चेंज हो रहा है, यहाँ पे अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ जाएगा, कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक कन्वेंशन यूज करते हैं। ठीक है ना,
बेसिकली हम इसके डायरेक्शन को एक्सियल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन पता करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, हमें थीटा का क्या पता करना है, डायरेक्शन। थीटा का अगर डायरेक्शन पता करना है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमको डायरेक्शन पता करना है, तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? ठीक है, क्लास 12 में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए भी इसका यूज करेंगे। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए किसी समय पे यहाँ पे पार्टिकल था t=0 पे, कुछ समय के बाद यहाँ पर आ गया, तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, कैसा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आपको उंगलियों को घुमाना है ऐसे, और अंगूठा जिस डायरेक्शन में आपका जाएगा वो डायरेक्शन किसका हो जाएगा? थीटा का। बात समझ में आ रही है? अगर पार्टिकल, सोचिए अगर पार्टिकल ऐसे मूव करता, कहीं यहाँ पे होता और क्लॉकवाइज मूव करता, तो हमको उंगलियों को कैसे घुमाना पड़ता है? ऐसे। ठीक है, तो अंगूठा किधर आ रहा है? अंदर की तरफ। क्लियर है? तो देखिए, तो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल बहुत ही सिंपल सा है, कुछ टफ है नहीं इसमें। अगर फिर भी आप कोई दूसरा रूल यूज करना चाहते हैं तो एक होता है आपका स्क्रू रूल होता है। स्क्रू तो समझ में आता होगा आपको। अब खुद सोचो बच्चों, स्क्रू को अगर, ठीक है ना, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ये किधर की तरफ जाती है? अंदर की तरफ। ठीक है ना, स्क्रू को कसते हैं ना, हम कसते हैं तो किधर की तरफ जाता है? अंदर की तरफ। तो क्लॉकवाइज घुमाने पे डायरेक्शन किधर जा रहा है? जो जिधर की तरफ स्क्रू जा रही है वो डायरेक्शन हो गई हमारी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ। किसका डायरेक्शन? थीटा का। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ। अब अंदर जो एक्सिस आप मान लें, ठीक है ना, अगर हम इधर x मानते इधर y मानते तो अंदर वाली -z हो गई, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बाहर की तरफ, मतलब +z। तो आप चाहो तो राइट हैंड थंब रूल से भी यूज कर सकते हो और स्क्रू रूल से भी यूज करते हो। तो स्क्रू रूल जनरली आसान पड़ता है, बच्चा तुरंत दिमाग में रख लेता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्क्रू बाहर आ रही है, मतलब डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ। यानी सबसे खूबसूरत इसकी बात यह है, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पार्टिकल जिस प्लेन में चल रहा है, देखिए ये हमारा जो ग्रीन बोर्ड है एक प्लेन, तो पार्टिकल जिस प्लेन में चल रहा है उस प्लेन में थीटा का डायरेक्शन नहीं होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा है? देख रहा है ना? अगर मैं इसको दिखा दूं कि ये x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस है, तो थीटा हमारी z एक्सिस में आ रही है, मतलब थीटा का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग इन विच अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस प्लेन के परपेंडिकुलर थीटा का डायरेक्शन होगा जिस प्लेन में पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये कहानी थी किसकी? छोटी सी कहानी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? चेंज इन एंगुलर पोजीशन। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन कहाँ से निकालना है हम लोग? या तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो या तो स्क्रू रूल, ठीक है ना, या तो स्क्रू रूल यूज कर लो। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ते थे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? वेलोसिटी होता था ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? वेलोसिटी। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एनालॉजी से बिल्कुल याद रखना है। ये हम जानते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता था? लीनियर वेलोसिटी। तो उसी तरह बच्चों इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये एक नया टर्म मिल गया हमें, एंगुलर वेलोसिटी।
ठीक है। तो यही सारे जो छोटे छोटे नए टर्म है आपको स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, आप एनालॉजी से इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर वेक्टर का साइन है, मतलब इसका भी एक डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन क्या है? जो डायरेक्शन इसका है, थीटा का डायरेक्शन। मतलब कि अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे कुछ थीटा था, अब घूम के यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन की तरह बच्चों क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जो हमारा ओमेगा का डायरेक्शन है, ठीक है, ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होगा? वही स्क्रू रूल से बताएंगे और राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चों? किधर हो जाएगा? अंदर की तरफ। क्लियर है? वही एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो डायरेक्शन किधर हो जाता? बाहर की तरफ। आइए और छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं किसी समय पे, ठीक है ना, एट एनी टाइम टी, पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है ना, टी इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं। कुछ समय के बाद पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, इतना एंगल कवर कर लिया एट एन इंस्टेंट टी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एंगुलर पोजीशन में चेंज हो रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी होगी। लेकिन आप ध्यान से देखें तो पार्टिकल तो ये लीनियर भी चल रहा है ऐसे सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग, यानी एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ कुछ रिलेशन हो सकता है, वही रिलेशन हमें पता करना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स यूज कर लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स। हमें मालूम है ये बच्चों हम लोग का क्या बना है? आर्क बना हुआ है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओमेगा होता है। क्लियर? तो देखो डी थीटा बाई डी टी कर लें, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये आर्क है हमारा, ये रेडियस है और ये डी टी। क्लियर? तो ये हमारा ओमेगा हो गया। डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया? डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया बच्चों? ओमेगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा आर्क क्या है? ये आर्क क्या है बच्चों? डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये आर्क हो गया हमारा। तो अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, लेकिन पार्टिकल पाथ ये लिया हुआ है तो ये क्या हो गया? हमारा डिस्टेंस हो गया। यानी यहाँ पे जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस लिख रहे हैं। यानी यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो स्पीड मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। और यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्या है? ओमेगा है। ये क्या है बच्चों? ध्यान से देखना यहाँ पे, ये क्या है? स्पीड। और यहाँ पर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको एक चीज़ तो यहीं से क्लियर हो गई होगी कि ये स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में कैसा रिलेशन है? स्केलर रिलेशन है। ये ध्यान से समझने वाली बात है। कैसा रिलेशन है? स्केलर रिलेशन है। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन आर, ठीक है ना। क्यों नहीं लिख सकते? लॉजिकल सी बात है। देखिए मान लेते हैं किसी समय पे पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और कुछ ओमेगा है, ठीक है ना। पार्टिकल इधर की चल रहा है तो लीनियर वेलोसिटी v मान लेते हैं। अब खुद सोचो ओमेगा का डायरेक्शन किधर आ रहा था? जिस प्लेन में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था उसके परपेंडिकुलर, यानी इधर कहीं आता। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, बाहर की तरफ आता है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? उस प्लेन ही में। यानी v और ओमेगा के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि ओमेगा का डायरेक्शन v के डायरेक्शन में? ये गलत है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ओमेगा और v बाई आर जो है, ये जो रिलेशन है कैसा रिलेशन है? स्केलर रिलेशन। इसका वेक्टर रिलेशन क्या होगा? ये सवाल एक बनता है। तो हम इसको आगे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ आप कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं। कॉमन सेंस क्या लगा सकते हैं कि हमें ये पता चल रहा है कि ओमेगा जो है वो वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है?
अब आप सोचो कि वेक्टर में कहाँ पढ़े थे कि दो वेक्टर को सॉल्व करने पे हमको ऐसा वेक्टर मिल जाए जो उसके परपेंडिकुलर हो। कहाँ पढ़े थे बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। याद है? ए क्रॉस बी जो होता था हमारा क्या होता था? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एन कैप क्या होता था? एन कैप वो डायरेक्शन होता था जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। कुछ याद आया? चलिए, नहीं याद आया तो अब बिल्कुल याद आ जाएगा। आई क्रॉस जे वेक्टर क्या होता है बच्चों? आई क्रॉस जे वेक्टर क्या होता है? के। क्लियर है? अब खुद बताओ, ये जो वेक्टर है बच्चों, यूनिट वेक्टर, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। और हमें मालूम है कि ओमेगा वी के परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर। दिख रहा है ना? ये ओमेगा का डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे? राइट हैंड रूल से या फिर स्क्रू रूल से। देखिए, ये रेडियस हो गई और ये वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर है और ओमेगा तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर मैं वेक्टर रिलेशन लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? वेक्टर रिलेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखना चाहिए? वेक्टर रिलेशन बताइए बच्चों, क्या होना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। वेक्टर रिलेशन ऑफ ओमेगा विथ वी एंड आर क्या होना चाहिए? वी ओमेगा इक्वल टू क्या था इसके रिलेशन में? वी बाई आर। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओमेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा किसके? वेलोसिटी के। अब खुद सच समझ लो, ये जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आता, ये जो भी आता, वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो ये हमारा वेक्टर रिलेशन है, लेकिन वो वेक्टर रिलेशन नहीं था। ठीक है? क्या था? ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। तो आप इस तरह लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? या फिर ऐसे भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, हमारा काम इतने से भी निपट जाएगा। ठीक है? तो इतनी छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आइए इसके आगे देखते हैं। हालांकि हम वेक्टर रिलेशन अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन अभी शुरुआत का टॉपिक है तो उसको उस लेवल पे नहीं जाते हैं। ठीक है ना? ठीक इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग वेक्टर रिलेशन पढ़ेंगे, पोजीशन और वेलोसिटी का, फिर से एक्सेलरेशन वगैरह का भी सबका पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक बातें समझिए। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है ना, कोई पार्टिकल अगर हमारी सर्कुलर मोशन कर रही है, यहाँ पर मान लेते हैं पार्टिकल। क्लियर? ये हमारा क्या है? इधर की तरफ वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी। ठीक है? पार्टिकल कैसे घूम रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमारा ओमेगा ऐसे है। ठीक है? ये हमारा थीटा था, ये रेडियस आर है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि V और R में रिलेशन कैसा है? परपेंडिकुलर का। ध्यान से समझिएगा, V और R में रिलेशन कैसा है बच्चों? परपेंडिकुलर। एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है? यानी वेलोसिटी और R बेसिकली ये है कि इस पॉइंट से हम इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है ना? कोई चीज़ घूम रही है तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसके हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वर अगर सेंटर पे ही बैठा हुआ है तो उसको क्या लगेगा? कोई चीज़ है जो उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना? तो उसको दिखेगा कि R और V के बीच में रिलेशन कैसा है? परपेंडिकुलर। यानी यहाँ से एक बात हमको ये समझ में आई कि अगर V और R परपेंडिकुलर होगा तो हम ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर V और R परपेंडिकुलर होगा तो हम ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि अगर हमें ओमेगा, अभी जो स्केलर फॉर्म आपको बताया गया है, ये लिखवाया गया था ना, तो ये सर्कुलर मोशन के लिए बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर पाथ सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसमें सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या याद रखना चाहिए? हमें याद रखना चाहिए
ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर बाई r। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो क्या हो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर हो, जहां से ऑब्जर्वर उस मोशन को देख रहा है। तो ये कंपोनेंट हमको उस पार्ट को क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कराने में हेल्प करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत सिंपल है बच्चों कि ओमेगा हम जानते हैं, ओमेगा क्या लिखते हैं बच्चों, डी थीटा बाई डी टी। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को देख के आप कैसे कह सकते हैं कि वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसमें कहीं ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है क्या, इसमें बस ये बता रहा है ना कि थीटा समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो थीटा अगर समय के साथ चेंज हो रहा है उसी को हम क्या ओमेगा से डिनोट करते हैं। इस एक्सप्रेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कैसे, देखिए दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं कि किसी पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया, ठीक है, और मेरा ऑब्जर्वर यहीं पर है, तो पार्टिकल ऐसे नीचे आई। ठीक है, मेरे इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल कैसा दिख रहा होगा, कैसे गिरते हुए, स्ट्रेट लाइन। अगर यही ऑब्जर्वर यहां पर है, ठीक है ना, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, वो इस पार्टिकल को देख रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, इसके लिए थीटा ये था, अभी जिस समय पार्टिकल यहां पर आ गया तो थीटा भी ये हो गया। ठीक है ना, स्टार्टिंग में थीटा ये था, बाद में थीटा ये हो गया। यानी ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थीटा चेंज हो रहा है ना। तो यानी कि यहां पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा है ये ओमेगा है। बात समझ में आई। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये क्या था, स्ट्रेट लाइन मोशन था। इस ऑब्जर्वर के लिए ये सर्कुलर मोशन का भी पार्ट कर रहा है। अब सवाल ये होता कि ओमेगा इसमें पता करिए, तो ओमेगा कैसे पता करते, इसीलिए ये रिलेशन रखा हुआ है कि हमको अगर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम है तो हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन है, आप समझ सकते हो। जैसे पार्टिकल, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसे कर रहा है, यहाँ वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि पार्टिकल सीधे चल रही है। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है तो उसके लिए पार्टिकल अभी यहाँ पर थी, कुछ समय के बाद यहाँ पर है, कुछ समय के बाद यहाँ पे, θ3, θ2 एंड θ1। तो समय के साथ थीटा चेंज हो रहा है। तो अगर मुझको इस केस में ओमेगा पूछ दिया गया निकालने के लिए तो क्या करेंगे, उस केस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। यानी समझने वाली बात यह है बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज नॉट ओनली कन्फाइंड विद सर्कुलर मोशन। जहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है इसका मतलब कि वो केवल सर्कुलर ही मोशन हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, हम किसी भी टाइप के मोशन के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये थीटा इसमें चेंज हो रहा है, मतलब ये सर्कुलर का भी इसमें कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करेंगे, तो आइए एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। ध्यान से समझने वाली बातें हैं। जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे बच्चों उसी को देख लेते हैं। मान लेते हैं किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर था हमारा, इस पार्टिकल से इसकी दूरी थी 50 मीटर। क्लियर। 2 सेकंड के बाद पार्टिकल कहाँ आ जाएगा बच्चों, एट t = 2 सेकंड। तो हम क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, तो क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, बताइए। s बराबर ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 10 ले लेते हैं। t कितना है, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया बच्चों 20 मीटर। मतलब 2 सेकंड में ये कहाँ तक आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, अच्छा 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी भी बता सकते हैं आप। वेलोसिटी कितनी होगी, v बराबर u प्लस at।
एक्सेलेरेशन अगेन 10, टाइम इज 2, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो v कितना आ गया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर जब 2 सेकंड के बाद इस पार्टिकल की रफ्तार इधर कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस इंसान के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पार्टिकल कैसा कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन कर। लेकिन क्या होता अगर इससे मतलब इस पॉइंट से एक इंसान इधर की तरफ होता, वही वाला केस था जो पहले हमने एग्जाम्पल बनाया, और वो हमसे 40 मीटर इस ऑब्जर्वर से 40 मीटर दूर है यहाँ पर कहीं, तो इसे क्या दिखता, इसे दिखता कि अभी तो थीटा कुछ और था, अब थीटा कुछ और हो गया। और अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया गया, ओमेगा बताइए। अब खुद बताओ, अगर ओमेगा पूछा गया है तो मुझे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मालूम होना चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ध्यान से देखना, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, ये वाला डायरेक्शन होगा। यानी वेलोसिटी का अगर मैं ये कंपोनेंट ले लूं और इस कंपोनेंट की ये परपेंडिकुलर है तो हमारा ओमेगा आ जाता। बात समझ में आ रही है, ओमेगा बराबर क्या हो जाता, v परपेंडिकुलर बाई आर। अब देखो बच्चों, ये 20 मीटर आ गया तो ये दूरी कितनी हुई 30, ये 40, तो ये कितना हो जाएगा 50। अब ध्यान से देखिए 3 4 5, तो ये एंगल कितना हो जाता है 37 डिग्री, ये कितना हो जाता है 53 डिग्री, मालूम है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 4 3 5, यानी ये एंगल हमारा इस समय कितना है 37 डिग्री। अच्छा ये 37 डिग्री है तो ये 90, ये 53, ये कितना हो गया 53, तो ये कितना हो गया 37 डिग्री। यानी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे बना देना अलग से, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, और वेलोसिटी है कितनी है 20, तो 20 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 cos 37 डिग्री। अच्छा ये r है हमारा, r कितना है बच्चों 50, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया v परपेंडिकुलर r, तो इसके v परपेंडिकुलर ये है 20 cos 37 मतलब 20 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 50, 4 टाइम्स में गया, आंसर कितना आ गया 16/50, ठीक है। अच्छा यूनिट क्या होगी, तो बच्चों थीटा बाई डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो थीटा का तो वैसे कोई डायमेंशन होता नहीं है, लेकिन हम रेडियन में मेजर करते हैं तो रेडियन लिख लेते हैं, और बाई टाइम रेडियन पर सेकेंड। यानी यहाँ से एक और बात आप समझ लीजिएगा, थीटा का यूनिट तो डायमेंशनली उसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन हम उसको रेडियन में मेजर करते हैं इसलिए रेडियन लिखते हैं। तो ओमेगा का यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम ओमेगा किसी भी टाइप के मोशन के साथ अटैच कर सकते हैं, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए थी। किसी भी टाइप के मोशन, कोई स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला हो, एलिप्टिकल पाथ हो। जैसे देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर कहीं है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ओरिजिन पे ही हमारा ऑब्जर्वर है, क्लियर। अगर पार्टिकल यहाँ पे जाता तो थीटा ये होता, पार्टिकल यहाँ पहुँचता तो अब थीटा ये होता, पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो थीटा ये है। तो थीटा चेंज हो रहा है ना समय के साथ इस ऑब्जर्वर के लिए, तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाता। तो क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है? नहीं। हाँ, इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट होता जो सर्कुलर मोशन उस पार्टिकल को कराता। कौन सा कंपोनेंट होता? परपेंडिकुलर वाला। तो यहाँ पर देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग चेंज होती नहीं है, यानी इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होता और एक कंपोनेंट इधर होता। तो ओमेगा के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? पैरेलल वाला कि परपेंडिकुलर वाला? परपेंडिकुलर वाला। यानी ये हमारी जो भी दूरी होती, अगर मैं डेटा दिया रहता तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है हमारा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाता है? वी परपेंडिकुलर बाई आर। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आइए एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं। बहुत कम ही क्वेश्चन इस पे आपको मिलेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप इसको बिल्कुल याद ना रख लें कि जब भी थीटा और टाइम दिखा तो सर्कुलर मोशन ही होता, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। ओमेगा थीटा एंड टी इज नॉट ओनली अटैच विथ सर्कुलर मोशन।
देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं बच्चों किसी पार्टिकल को, अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन, इसको यहाँ से फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये दूरी कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी है इस इंड की 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों अगर फिक्स है तो ये तो घूमेगा ना ऐसे ओमेगा से, क्लियर है। अच्छा ये इसकी वेलोसिटी इधर है, यानी ये इसको कैसे घुमा रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ। अगर यहाँ पे मैं ओमेगा पूछता तो आप क्या बता देते? v बाई आर। v बाई आर क्यों लिखें? क्योंकि हमें मालूम है v यहाँ पे परपेंडिकुलर ही। तो क्या आ जाता? 40 बाई 20 दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। अब इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से आप सोचिए, क्या ये हिंज्ड है और वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक है। ये 37 डिग्री है और इसकी वैल्यू कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डेटा सब बिल्कुल सेम है, वहीं 20 मीटर है ये। अब खुद सोचो बच्चों, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इधर वाला अलोंग द एक्सिस, क्या ये सर्कुलर मोशन कराएगा इसको? नहीं ना, ये तो हिंज है ना, ये तो आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिक्स है तो इधर जा ही नहीं पाएगा। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इसको सर्कुलर मोशन कराएगा? ये वाला। तो ये 37 है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो गया? 40 साइन 37 डिग्री। जिधर की तरफ एंगल नहीं होता है उधर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या हो जाता है? साइन 37 की वैल्यू 3/5। कितना हो गया बच्चों ये? 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, यानी ओमेगा कितना आ गया? 24/20, मतलब 1.2 रेडियन पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? क्लियर है। आइए इसको हल्का सा थोड़ा और टफ कर लेते हैं, बिल्कुल दिमाग में इसे बना लीजिएगा। अब थोड़ा सा टफ करते हैं कि आपको ये समझ में आया कि अच्छा ओमेगा किसी के साथ भी फिक्स किया जा सकता है। अब मैं इस एंड को फ्री कर दिया हूं। ये एंड कैसी है बच्चों? फ्री है। अच्छा ये एंड चल रही है इधर 2 मीटर पर सेकेंड से, ये दूरी हमारी वही 20 मीटर, और ये एंड इधर चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ, अब इसमें ओमेगा पूछ दिया जाए तो क्या होगा? तो बताओ बच्चों, ध्यान से आप सोचोगे तो ये एक्चुअली में ये जो भी हमारा रॉड है ये सीधे ऊपर भी चल रहा होगा और घूम भी रहा होगा। घूम क्यों रहा होगा? कि इस पार्टिकल की रफ्तार ज़्यादा है तो ये इससे तेज चलेगा, ये उसके रिस्पेक्ट में कम चलेगा, यानी ये जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा, ये कुछ समय बाद पहुंचेगा, यानी ये ऐसे घूम जाएगा, यानी सीधे भी चलेगा साथ में घूमेगा भी, यानी घूमने का इफेक्ट है इसमें। तो अगर इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि ओमेगा बताइए, तो क्या करेंगे? तो सबसे आसान तरीका क्या है? रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करके। रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करते ही क्या हो जाएगा? एक पार्टिकल दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पोजीशन ए है हमारी, ये पोजीशन बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की रफ्तार ए के रिस्पेक्ट में क्या है? तो जिसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम खुद किस में मान लेते हैं? रेस्ट में। और इसकी वेलोसिटी इसको घुमा के उल्टा दे देते हैं। बात समझ में आ रही है? घुमा के उल्टा दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को हम क्या ले सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए इधर है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ए किधर होगा? डाउनवर्ड साइड में। यानी ये क्वेश्चन अब ऐसा हो गया, ये हमारा फिक्स हो गया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी तो ऊपर की तरफ है, माइनस वी ए किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो नेट वेलोसिटी किधर आ गई? इधर ही की तरफ आ गई। कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। ये दूरी कितनी है? 20 है। तो ओमेगा क्या हो गया? v परपेंडिकुलर बाई आर। तो क्या लिख लेंगे बच्चों? 2/20 दैट इज 0.1 रेडियन पर सेकेंड। यानी अगर दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो ओमेगा को क्या यूज करना चाहिए? अब ये यहां से भी हम चेंज कर लेंगे, क्या लिख लेंगे?
v परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए, लेकिन v परपेंडिकुलर रिलेटिव लिख लेंगे अपॉन में r। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें समझने वाली बात है, ठीक है ना, रटने वाली बात नहीं है। क्या क्या आप रटेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही उस पार्ट को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब अगर दोनों एंड फ्री हैं, मतलब दो पार्टिकल एक साथ मूव कर रही हैं, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को ऑब्जर्व करना आसान होता है, इसीलिए रिलेटिव का यूज़ कर लेते हैं। अगर एक ही पार्टिकल चल रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे रिलेटेड आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसकी रफ्तार इधर है, कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 37 डिग्री। कोई पार्टिकल है जिसकी रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 53 डिग्री। इसके बीच की दूरी 10 मीटर। क्वेश्चन पूछ दिया कि ओमेगा बताइए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देख लेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। इसकी रफ्तार बताओ बच्चों, इधर कितनी है 20 sin 37। 20 sin 37 मतलब 20 इंटू 3/5 कितना हो गया बच्चों 412 मीटर पर सेकेंड। और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, कितना हो जाएगा बच्चों वो 20 cos 37, यानी कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? उसी तरह अगर इसे देखोगे तो एक वेलोसिटी या कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 sin 53 डिग्री, दैट इज 4/5, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 50 cos 53 डिग्री, दैट इज 3/5, तो इधर कितना आ गया 30। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब b के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी क्या है, तो इसको क्या लिख लेंगे vb माइनस va। मतलब a का जो भी कंपोनेंट है उसको अब माइनस a में लिखना है। तो क्या कैसे लिखेंगे, ये तो अब रेस्ट में हो गया क्योंकि a के रिस्पेक्ट में b को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो बच्चों 12 ऊपर की तरफ है ना, तो माइनस va लिखना है, तो इसको 12 नीचे मिल गया। और इसकी अपनी रफ्तार तो थी ही, इधर कितनी 40, ये कितना है बच्चों इधर 16 है, तो इसको भी रिवर्स करके दे दोगे तो इधर 16 हो जाएगा। और इसकी अपनी रफ्तार इधर थी ही, कितनी थी 30, इधर रफ्तार कितनी थी 30। तो देखो बच्चों 40 में से 12 जाता तो ऊपर नेट रफ्तार कितनी आ जाती 28, और इधर कितनी हो गई 46। ठीक है ना, तो कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इसको घुमाने के लिए, कौन सा 28 वाला। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाता 28 बाई जो भी ये दूरी दी थी, दूरी कितनी थी 10। ठीक है, अगर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते vb माइनस va, तो vb क्या है बच्चों वेलोसिटी ऑफ b कितना है बच्चों 40 j कैप माइनस 30 i कैप, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ b है। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ a माइनस साइन के साथ है, ध्यान से देखिएगा। a की वेलोसिटी कितनी है -12 j कैप और -16 i कैप। ठीक है, ये और ये घट जाता तो कितना आ जाता 28 j कैप, और ये ऐड हो जाता तो कितना हो जाता -46 i कैप। यही आता ना, देखो बच्चों यही आया। x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है 46, और y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी कितनी है 28। j पॉजिटिव है मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, i नेगेटिव है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर है बात? तो आज हम लोग बच्चों क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें सीखें, ध्यान से सुन लीजिए। पहला टॉपिक क्या हमने सीखा है कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है। ठीक है ना, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके पोजीशन को हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो एंगुलर पोजीशन है। एंगुलर पोजीशन में जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जिस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है?
एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड में क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनिएगा, स्पीड में कह रहा हूँ तो v/r, क्या ये वेक्टर रिलेशन है? नहीं, ये स्केलर रिलेशन। तो वेक्टर रिलेशन क्या होता है? v बराबर ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। यानी यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि v हमारा ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है और v हमारा r के भी परपेंडिकुलर है। एक्चुअली में इसी कंसेप्ट को यूज करके ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। ये हमें मालूम है कि सर्कुलर मोशन में v r के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ही जो ओमेगा का इफेक्ट आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। इसलिए आपको याद क्या कराया गया है कि ओमेगा बराबर क्या याद करना है? v परपेंडिकुलर बाई r, और अगर मोशन दोनों एंड से हो रहा है तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई r, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल बातें हैं, ये बुक में लिखी नहीं होंगी, लेकिन आपको फील होना चाहिए कि ओमेगा जो रिस्पॉन्सिबल है थीटा को चेंज करने के लिए, मतलब थीटा की वजह से जो ओमेगा हमारा आ रहा है वो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी की बात हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, एंगुलर पोजीशन की बात हो गई, डायरेक्शन की बातें हो गई। डायरेक्शन बच्चों हम लोग किस रूल से बताते हैं? राइट हैंड रूल से या फिर स्क्रू रूल से। बाकी सारी चीज़ें आप एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बच्चों इक्वेशन क्या था? v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों के तीनों बच्चों फॉर्मूले कब यूज करते हैं? क्या कंडीशन है इसकी? रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको हम अप्लाई कर पाए? रिक्वायरमेंट है कि ए कांस्टेंट होना चाहिए। ए कांस्टेंट नहीं होगा तब तो ये यूज ही नहीं होगा। तो अगर ए कांस्टेंट नहीं है तब क्या यूज होगा? तब डिफरेंशियल फॉर्म यूज होता है, dx बाई डी टी, या बेटर होके dr लिखो आप, dr वेक्टर बाई डी टी इज वेलोसिटी, dv वेक्टर बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। और क्या रिलेशन होता है? डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज ऑल्सो एक्सेलरेशन। और क्या होता है? डी स्क्वायर नहीं, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर पढ़ते हैं इसे। और एक होता है वी डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। अब ठीक इसके एनालॉगी में आप लिख लो, लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्लेस कर लेते हैं हम? एंगुलर से। तो देखो ओमेगा बराबर क्या ले सकते हैं? ओमेगा नॉट, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी रिप्लेस कर दिए, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो अल्फा लिखते हैं। टाइम तो टाइम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से थीटा लिख दिया। ये क्या हो गया? ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट का मतलब कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 2 अल्फा थीटा। सिमिलरली कैलकुलस में भी आप लिख सकते हो, डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाता? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, डबल डिफरेंशियल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अल्फा। और इसके एनालॉगी भी लिखोगे तो क्या लिख लोगे? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा। पूरे का पूरा वही कंसेप्ट है। ये भी बच्चों कब यूज करेंगे? जब हमारा अल्फा कैसा हो? कांस्टेंट हो। और अल्फा है क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सारे टॉपिक फिर से हम रोटेशन में एक बार पढ़ेंगे जरूर, लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है ना। जैसे इसमें सारे क्वेश्चन किए थे हूबहू सारे क्वेश्चन इसमें करने, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से लेके सब कुछ, कैलकुलस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इसके आगे ही हम शुरुआत करेंगे कैसे? वेक्टर फॉर्म पढ़ के, कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में मतलब उस रिलेशन को हम डिराइव करेंगे। अब बहुत छोटी छोटी बातें उसमें सीखने की कोशिश करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो बने रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।